नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप भारी संख्या में हमारे वीडियोस को शेयर करें और लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि अच्छी पत्रकारिता लोगों तक पहुंचे और लोग उनको देखें, सराहें और फिर सत्य हिंदी की तरफ देखने के लिए उत्सुक हो। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं मध्य पूर्व एशिया की। जैसा कि हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज से तकरीबन 8-9 महीने पहले जब अक्टूबर के महीने में इजराइल की जमीन पर गाजा हमास के लोगों ने हमला किया था और उसके बाद जबरदस्त तरीके से जंग छिड़ी हुई है। वहां पर इजराइल की सेना लगातार गाजा के अंदर तबाही मचा रही है। गाजा के अंदर जो तमाम हमास के जो तमाम मिलिटेंट्स हैं, आतंकवादी हैं, उनको खोज कर उनका कत्ल कर रही हो। अब तक तकरीबन 40,000 से ज्यादा जो आम नागरिक हैं उनकी मौत हो चुकी है इजराइल के हमले में। ताजा विवाद इसलिए बहुत बढ़ गया है क्योंकि जो हमास के जो मुखिया है जिनका नाम है इस्माइल हानिया, वो ईरान गए थे वहां के नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए। पद ग्रहण समारोह के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में ही उन पर हमला हुआ और उनकी जान चली गई। उनको मौत के घाट दरअसल उतार दिया गया। यह कहना है कि यह हमला इजराइल की तरफ से हुआ, हालांकि इजराइल ने अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है। उसी के साथ साथ जाहिर सी बात है मध्य पूर्व एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान ने भी इस खबर की, इस घटना का बदला लेने की बात की है। यमन भी काफी गुस्से में है। लेबनान की तरफ से भी काफी गुस्से की खबरें आ रही हैं। जो तमाम 3 आतंकवादी संगठन, मिलिटेंट संगठन है जिनके नाम है हिजबुल्लाह, हुतीज और हमास, उन्होंने भी बदले की कार्रवाई करने की बात की है। इस बीच जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं उस वक्त अमेरिका के रक्षा मंत्री ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैनिक क्षमता को मजबूत करने के लिए और किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर एडिशनल वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स को वहां तैनात करने का आदेश दिया है, जो इस बात का सबूत है कि मिडिल ईस्ट में आने वाले दिन में ईरान, इजराइल के बीच में और बाकी अन्य संगठनों के बीच में एक जंग शुरू हो सकती है। और अगर ये जंग शुरू होती है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी अशुभ या कहें एक गलत खबर होगी, खतरनाक खबर होगी। हम दरअसल आज बातचीत करेंगे लंदन में बैठे कौशिक साहब से, नरेश कौशिक जी, जो लेजेंडरी पत्रकार है, बीबीसी से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, कि दरअसल अब इस्माइल हानिया की मौत के बाद कैसे हालात बड़ी तेजी के साथ बदले हैं। नरेश कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले ये बताएं कि ये इस वक्त मिडिल ईस्ट में किस कदर तनाव फैला हुआ है और उसके क्या अर्थ पूरी दुनिया को लगाने चाहिए। कि इस समय तनाव बहुत ज़्यादा है और ये वाकई ये खतरा है कि ये जो इजराइल और हमास के बीच जो ये लड़ाई शुरू हुई थी, हमास के हमले के बाद 7 अक्टूबर को पिछले साल, जैसा कि आपने बताया, उसके बाद से ये सबसे बड़ा संकटपूर्ण समय है। और ये वाकई हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि क्या लड़ाई और ना बढ़ जाए, लेकिन अब सचमुच ये बढ़ने की आशंका है। हालांकि ये किसी भी बड़ी ताकत के हित में नहीं है, ना ही ईरान के हित में है, ना ही पश्चिम के हित में है, क्योंकि आप इजराइल और हमास की जो लड़ाई है, ये सिर्फ इजराइल और हमास की लड़ाई तक आप इसे सीमित नहीं कर सकते। ये दरअसल हमास जो कि ईरान पूरी तरह से उसको सपोर्ट करता है और हिजबुल्लाह जिसको भी ईरान सपोर्ट करता है, तो एक तरह की प्रॉक्सी लड़ाई है। और इजराइल को पूरी तरह से अमेरिका सपोर्ट करता है, तो एक तरह की प्रॉक्सी वॉर है। और सच बात यह है कि जो प्रॉक्सी वॉर के जो 2 बड़े जो शक्तियां हैं, जो 2 बड़े बड़े केंद्र हैं, यानी ईरान और अमेरिका, ये दोनों लड़ाई नहीं चाहते हैं। तो ये क्यों हो रहा है?
तो दरअसल ये इसलिए हो रहा है कि इस समय कई चीजें ऐसी हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो इसके केंद्र में जो इजराइल के नेता हैं बेंजामिन बेंजामिन। नेतन्याहू, हम्म। जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, वो खुद एक आंतरिक राजनीतिक संकट से गुजर रहे हैं और अगर वो इस सत्ता से हटते हैं तो वो जेल में रहेंगे या जेल के बाहर रहेंगे, इसके बारे में भी कोई ये सही नहीं कह सकता, क्योंकि उन पर गंभीर आरोप हैं। हम्म। तो और राजनीतिक रूप से भी उनके बहुत सारे जो प्रतिद्वंद्वी हैं वो सामने खड़े हैं और वो बाद में कभी ये बन पाएंगे कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। तो अभी अगर वो सत्ता में हैं तो उसकी वजह ये है कि जो उनके जो फार राइट जो सहयोगी हैं वो जी। उनको सत्ता में बनाए रखे हुए हैं और वही उनको बार बार कहते हैं कि आप हमास से कोई समझौता नहीं कीजिए। और ये नेतन्याहू बार बार जो कहते हैं कि हम इसमें हमास को बिल्कुल अंतिम तौर पर नष्ट करना चाहते हैं, तो ये अब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। ये उसकी एक वजह वो फार राइट ग्रुप्स हैं, वो भी इसके बारे में कह रहे हैं। तो क्यों ये कर रहे हैं, तो ये हमें समझना इसलिए जरूरी है कि एक तो ये नहीं चाहते, इसके बावजूद भी क्यों इन्होंने इस समय ये हमला किया। इस समय ये हमला किया उसकी एक तो ये है कि ईरान में अभी बदलाव आया है। वहाँ एक नए प्रधानमंत्री बने हैं जो कि अगर आप ईरान के हिसाब से देखें तो वो थोड़े से उदारवादी हैं। हालांकि राष्ट्रपति। अमेरिका और जो नए राष्ट्रपति जो वहाँ चुने गए हैं, मसूद पेशेयान, तो वो उदारवादी माने जाते। तो उनको इससे पहले कि वो अपने पांव जमा पाते, इजराइल ने उनके बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान को मरवा दिया। हालांकि इजराइल ने सीधे स्वीकार नहीं किया है। इजराइल कहता है कि हम जो पश्चिमी देशों, जो दुनिया के दूसरे देशों में क्या होता है उस पर हम टिप्पणी नहीं करते, लेकिन ऐसा मानने वाला कोई नहीं है दुनिया में। कोई अपवाद ही होगा जो ये कहेगा कि इसके लिए इजराइल जिम्मेदार नहीं है। तो एक तो इसमें ये इनका ये फायदा है कि आप सत्ता में ज्यादा समय बने रहें, इजराइल के प्रधानमंत्री। दूसरा यह है कि ईरान, जो कि उनका असल में बड़ा शत्रु है, मुख्य शत्रु है, जो हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, वो पांव ना जमा पाए वहां पर इस तरह का हमला। और ये ईरान को बता दें कि आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है, आप अपने मेहमानों को ही नहीं बचा सकते, तो आप हमसे क्या लड़ेंगे। तो ये एक संकेत देने के लिए है। इसके अलावा वहां पर जो है अमेरिका में जो इस समय थोड़ा सा राजनीतिक रूप से एक अस्थिरता है, उसका इजराइल फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि इस समय कोई 6 महीने तक कुछ होने वाला नहीं है। कोई बहुत बड़ा डिसीजन, एक तरह के लेम डक प्रेसिडेंट हैं बाइडेन। तो ऐसी स्थिति में इसके अलावा इजराइल के जो यूरोप में जो समर्थक हैं वो भी ऐसी स्थिति में हैं कि वो फार राइट ग्रुप से लड़ने में लगे हुए हैं। उनकी राजनीति, यहाँ लंदन में इस वीकेंड पे फार राइट ग्रुप्स के बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, तो किसी के पास समय नहीं है इजराइल के बारे में सोचने का। तो इजराइल इस समय का फायदा उठाना चाहता है। इसके अलावा एक अंतिम बात मैं और इस मामले में कहना चाहता हूँ समय के हिसाब से, वो ये कि इजराइल को ईरान में जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उनका तेजी से बढ़ रहा है, उसको लेकर एक जेन्युइन चिंता है। और उनको ये लगता है कि अगर किसी वजह से ये लड़ाई थोड़ी सी बढ़ती है तो उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका होगा। उनके आप जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको आप ध्वस्त करते हैं, वो पहले भी कर चुके हैं। तो ये मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी वजह हैं जो जिसकी वजह से अब ये इजराइल ने ये कदम उठाया है। कौशिक साहब, एक बड़ा सवाल इस बात को लेकर यह है कि आपने कहा कि ईरान यानी तेहरान की जमीन पर यह हमला हुआ, लेकिन एक हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि दरअसल यह हमला अंजाम कैसे किया गया। और यह कहा जा रहा है कि 2 महीने पहले से इसकी योजना पूरी बनी हुई थी। और क्या ईरान इस बात से पूरी तरीके से अनभिज्ञ था कि उनकी जमीन पर ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, 2 बातें इसमें समझनी होंगी हमें। एक तो यह है कि
जो मोसाद है, जो इनकी इज़राइल की जो खुफिया एजेंसी है, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। वो दुनिया भर में इस तरह के हमले करते रहे हैं और कोई दर्जनों ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनके फौजी लोग मारे जा चुके हैं। अभी अप्रैल में ही उन्होंने सीरिया में जो ईरान के एम्बेसी के कंपाउंड पर बड़ा हमला करके ईरान के एक बहुत बड़े जनरल की हत्या की थी, उसको असैसिनेट किया था, जिसके बाद जो है ईरान ने सीधे इज़राइल पर पहली बार हमला किया था। तो आप ये समझ लीजिए कि मोसाद के हाथ बहुत लंबे हैं और उसकी उन्होंने प्लानिंग बहुत समय से की थी। और ये एक बहुत ही ऐसा एक सुरक्षित कंपाउंड है जहां पर क्या इज़राइल वहां ईरान ने बहुत तरह की सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ था, यहां तक कि वो एंटी मिसाइल वहां तोपें भी लगाई हुई थी कि वहां पर किसी तरह का हवाई हमला ना हो सके। तो उन्होंने ये हमला किया एक बम को वहां पर पहले से लगाकर। तो मोसाद का तो कोई आदमी वहां पर्सनली इजरायली तो गया नहीं होगा। तो ईरान में जो उनके एजेंट हैं, जो उनके लोग हैं, उनमें से ये किसी ने किया होगा। और दूसरी बात ये कि मतलब ये क्यों ईरान के अंदर, इज़राइल तो सबसे बड़ा दुश्मन ईरान का है, तो इज़राइल का साथ ईरान में देने वाला कौन होगा? वो भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो कि उनका हीरो है। तो उसमें हमें थोड़ा-सा शिया सुन्नी विवाद को भी देखना होगा। तो आप जानते हैं कि ईरान एक शिया राष्ट्र है और ये जो ज़्यादातर दुनिया में सुन्नी मुस्लिम हैं और इस्माइल हानिया भी सुन्नी मुस्लिम थे। तो किसी एक कट्टरवादी शिया को तैयार करना कि आप किसी को नहीं मार रहे हैं, आप एक सुन्नी नेता को मार रहे हैं। तो ये एक वजह हो सकती है कि उन्होंने ऐसे किसी आदमी को वहाँ रिक्रूट किया, जो ये बात को अंजाम दे सके। और ईरान में इस समय बहुत धर-पकड़ चल रही है, बहुत उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि पकड़ें किसने ये किया, कैसे किया। लेकिन किया तो इज़राइल इसमें कामयाब हो गया और ये जैसा कि मैंने कहा कि ये पहली बार इज़राइल ने ऐसा नहीं किया है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, क्या ईरान अब रिटेलिएट करेगा? अगर नहीं रिटेलिएट करेगा तो ईरान की चौधराहट तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एकदम खतरे में पड़ जाएगी कि भाई आपकी जमीन पर इतने बड़े आपके मेहमान को मार दिया गया और आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप शांत बैठे हुए। तो ईरान कैसे रिएक्ट करेगा? देखिए, ईरान के जो आप जानते हैं कि ईरान में जो असली ताकत है वो तो वहाँ के धार्मिक नेता पर है, के पास है, अली खमेनेई। वो पहले ही ये आदेश दे चुके हैं कि हमें इसका जवाब देना है और मुंह तोड़ जवाब देना है। लेकिन अगर आप ईरान की जो शक्ति है वो जरूर जो है उस रीजन में एक बहुत बड़ी शक्ति है सामरिक रूप से। और जब से उसकी ईरान इराक लड़ाई हुई थी तब से उसने अपने को बहुत ज्यादा मजबूत किया है, इतना कि वो इस समय अपने ड्रोन जो है रशिया को बेच रहा है। जो रशिया ईरान के ड्रोन्स जो हैं बने हुए, वो काफी सफलतापूर्वक यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो आप इससे ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है इसका कि ईरान कितना इसके लिए तैयार है। लेकिन दरअसल ये बात सिर्फ इजराइल को पर हमला करने की नहीं है, इजराइल पर जवाब देने की नहीं है। इजराइल पर अगर कोई ईरान बड़ा हमला करता है तो अमेरिका उसके पीछे खड़ा है। और इसी बात को उसको इजराइल से डरने की जरूरत नहीं है, उसको जो डरने की जरूरत है अमेरिका से है। और अमेरिका ये बात बहुत बार कह चुका है और वो कटिबद्ध है कि इजराइल की वो हमेशा सुरक्षा करेगा। और अमेरिका की कोई भी सरकार इस समय ऐसी नहीं है, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी की हो, चाहे वो रिपब्लिकन हो, वो इजराइल के पीछे खड़े रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान हमला नहीं करेगा। ईरान को करना तो पड़ेगा, वो उसी तरह से करेगा जैसे उसने अप्रैल में किया था, जब उसके रिवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल को सीरिया में इजरायली हमले का शिकार बनना पड़ा था और उसमें वो मारा गया था, उनके डेप्यूटी भी मारे गए थे। तो इसी तरह का ये होगा। तो हमला वो करेगा, लेकिन उसका मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है। और अगर ऐसी लड़ाई होती है तो फिर आप ये सोच लीजिए कि वो लड़ाई
सिर्फ वो ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं होगी। अगर अमेरिका उसमें कूदता है तो फिर नेटो को उसमें कूदना होगा। ईरान के जो अमेरिका के जो पश्चिमी देश हैं वो इस समय आर्थिक रूप से वो इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उन्हें करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है अपने आप में ये इन्होंने इसलिए किया है कि इस समय अ, अनिश्चितता है पश्चिमी जगत में, खासकर जी। अमेरिका में। तो इस समय बड़ा हमला कोई इज़राइल नहीं करेगा और ईरान भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन देखिए, जब भी लड़ाई शुरू होती है, जब आप रशिया और यूक्रेन का उदाहरण लें, तो रशिया को तो लगता है कि 2-3 दिन में वो सब साफ करके वापस आ जाएँगे। बात ये है कि 2 साल से ज़्यादा होंगे, अभी तक वहाँ यूक्रेन में फँसे हुए हैं। तो लड़ाई अगर होती है तो बहुत बहुत विनाशकारी होगी और उसको फिर आप रोक नहीं सकते हैं आगे बढ़ने से। तो इसकी बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सिर्फ़ इस क्षेत्र तक सीमित रहेगी। तो क्या वो और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि रूस क्या ईरान के लिए आगे आएगा, क्योंकि ईरान रूस की इस समय मदद कर रहा है। और चीन क्या करेगा? चीन क्या खाली बैठा रहेगा या वो उसका अपना फ़ायदा उठाएगा वहाँ पर? और भारत के लिए बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ भारत की कूटनीति के लिए बहुत बड़ी इस समय चुनौती है कि वो इस समय क्या करेगा? जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अकेले सिर्फ जो हमास का के जो चीफ है, सिर्फ उनका ही कत्ल नहीं हुआ है। उसके पहले जो हिजबुल्लाह के कमांडर थे फौद सुकर, उनको भी उन लोगों ने उड़ा दिया। फिर हमास के एक दूसरे कमांडर है दईफ, उनको भी उड़ा दिया गया है। तो क्या इजराइल जानबूझ के इस जंग को बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहा है? देखिए, अगर आप ये देखें, नेतन्याहू ऐसा लगता है कि वो थोड़ी-सी लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, इस तरह के लोग बात कहते हैं। लेकिन क्या इज़राइल की जनता इसको स्वीकार करेगी? क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई बड़ी लड़ाई होती है तो हिज़्बुल्लाह के पास तो अ अ, हज़ हज़ 2000 से ज़्यादा ऐसे बड़े-बड़े रॉकेट हैं। अभी उन्होंने इस एक संकेत दिया है जिसके उस हमले में कोई 12 टीनेजर इज़राइल के मारे गए थे। और जी। वो तो एक छोटा-सा संकेत दिया है और उसके बाद में फिर जैसा कि आपने कहा, इज़राइल ने हिज़्बुल्लाह के नेता फौद शुक्र को मारा है। और दईफ तो ख़ैर उनके दूसरे हमास की भी मदद कर रहे थे, तो इसलिए भी वो उनके निशाने पर थे। लेकिन हिज़्बुल्लाह के साथ भी वो बड़ी लड़ाई जीत पाएगा आसान नहीं है। क्योंकि ईरान हो सकता है कि ये कहे आप खुद इतनी लड़ाई ना आगे बढ़ाए, लेकिन हिज़्बुल्लाह कहे कि देखिए ये हमारी नहीं तुम्हारी भी लड़ाई है, तुम आगे बढ़ो और हम पीछे खड़े हैं। क्योंकि हम इस लड़ाई को अमेरिका के साथ लड़ाई में तब्दील नहीं होने देना चाहते, तो तुम आगे बढ़ो। तो हो सकता है कि जो सीरिया में जो ईरान के लोग हैं, जो जो ग्रुप हैं, जो हिज़्बुल्लाह है, वो सब आगे आएँ और ईरान पीछे से रहे। थोड़ा बहुत हमला करके पीछे हट जाए। लेकिन ये फिर इज़राइल क्या खामोश बैठेगा? तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही अनिश्चित एक वातावरण की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि जब इस पूरे घटनाक्रम में एक और नाटकीय मोड़ तब आ गया था जब अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मिसाइल शूटिंग वारशिप्स और साथ ही साथ एडिशनल स्क्वाड्रन ऑफ एयरफोर्स F-22 फाइटर जेट्स ये वहां पे तैनात करने का आदेश दिया है। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि इजराइल के इस हमले के बाद या हानिया की मौत के बाद ईरान, यमन और लेबनान, ये लोग या तो सीधे या इनडायरेक्टली हमले को बढ़ा सकते हैं और इजराइल पर और तगड़े हमले कर सकते हैं। उसमें हिजबुल्लाह का भी रोल होगा, उसमें हमास का भी रोल होगा, उसमें हुतीज का भी रोल होगा। भारत सरकार ने भी इस खतरे को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है भारत के लोगों को कि जो उस इलाके में वो सावधान रहे और जिन लोगों को उस इलाके में जाना है वो वहां फिलहाल जाने से बचे। और एयर इंडिया के फ्लाइट्स को भी काफी हद तक अब डाइवर्ट करने की या नहीं जाने की बात की जा रही है। इस पूरे संदर्भ में एक आखिरी सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या ये जो हमला हुआ है इसके बाद खुद गाजा में और तबाही होगी और तबाही मचेगी?
देखिए, एक वजह जिसका मैंने ज़िक्र नहीं किया था, जो टाइमिंग को लेकर कि इस समय ये हमला किया है, हुँ, उसकी एक वजह ये है कि दुनिया का हाल गाज़ा में जो हो रहा है, जो वहाँ विनाश हो रहा है, उसकी तरफ है और इज़राइल की वहाँ बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है और आप जानते हैं कि वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ह्यू 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 जो कोर्ट में भी ये मामला आईसीसी में जा चुका है और उन्होंने यहाँ तक कि अ इज़राइल के प्रधानमंत्री और उनके रक्षा मंत्री के खिलाफ वारंट तक जारी किया है। हालाँकि हुँ, हानिया के खिलाफ भी वारंट जारी था। हुँ, तो ये जो तो एक इसका कारण ये बताया जा रहा है इस टाइमिंग का कि हुँ, इज़राइल यानी ख़ासकर उनके जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, वो अपना ध्यान बटाने के लिए यहाँ गाज़ा में जो हो रहा है उससे ध्यान बटाने के लिए ये हुँ, ईरान की तरफ और हिज़्बुल्लाह की तरफ थोड़ा-सा अपने को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। हुँ, लेकिन ये आप ये देख लीजिए इस समय अगर ऐसा इज़राइल की तरफ से होता है अगर इज़राइल अपनी तरफ से बढ़ाता है, यानी इज़राइल अगर ईरान के छोटे हमले का जवाब एक बड़े उससे हमले से करता है, तो इज़राइल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। एक तो ये है कि वहाँ पर अंदर जो है क्या होगा वहाँ की राजनीति में क्योंकि अगर आप ये कल्पना कीजिए कि ये तो हुँ, हिज़्बुल्लाह जो कि ईरान उसको हथियार दे रहा है, ईरान उसको ट्रेनिंग दे रहा है, अगर उसके एक छोटे से हमले में 12 अ इज़राइली बच्चे मारे हुँ, जाते हैं, अगर ईरान खुद एक वाक़ई एक बड़ा हमला करता है, हुँ, जिसको अ, अमेरिका भी बचा नहीं पाता क्योंकि देखिए कितने ही आप मिसाइल को रोकने वाले कदम उठाएँ हुँ, बिल्कुल कोई भी साउंड प्रूफ नहीं होता, कुछ भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं होती और हुँ, एक तो धारणा ये है कि जब ईरान ने अप्रैल में इज़राइल पर कोई 300 के करीब मिसाइल डाले थे। वो हुँ, मिसाइल जानबूझकर उन्होंने कोई ऐसे ताकतवर नहीं भेजे थे और उनकी गति जानबूझकर ऐसी छोटी की थी कि आप उनको नष्ट कर सकें। हुँ, यानी ईरान के पास में बड़े हथियार हैं जिनका उसने उस समय इस्तेमाल नहीं किया था। और अब अगर वो इस्तेमाल करता है तो ये पैट्रियट मिसाइल और ये सब कुछ आप जानते हैं कि वहाँ हुँ, अ अ, क यूक्रेन में पैट्रियट मिसाइल कोई बिल्कुल फुल प्रूफ तो नहीं है ना, वहाँ हुँ, हुँ, रशिया के हमले तो हो ही रहे हैं, कामयाब हमले हो रहे हैं। तो हुँ, इस तरह से अगर कामयाब हमले होते हैं तो ये फिर बहुत बड़ी स संकट की घड़ी होगी अमेरिका के लिए ऐसे समय कि जबकि वो इस समय गुज़र रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस समय हमें भारत की जो कूटनीति है, उसकी भी चर्चा करनी चाहिए, हुँ, क्योंकि भारत ने अभी तक इस मामले में कोई बहुत बड़ी पहल नहीं दिखाई नहीं है। की। हुँ, जबकि इज़राइल के साथ में भारत के अच्छे रिश्ते हैं और मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती मानी जाती है, तो हुँ, वो अपनी तरफ से कुछ पहल कर सकते हैं, वो जयशंकर को वहाँ भेज सकते हैं अगर खुद नहीं जाना चाहते। मैं समझता हूँ कि अगर वो खुद चले जाते तो और अच्छा होता, लेकिन वो अगर हुँ, उन्होंने तो जयशंकर जी को भी अभी तक नहीं भेजा है, तो वो इसी तरह से फ़िलिस्तीनियों के नेताओं को और अरब देशों के साथ भारत को थोड़ी-सी मैं समझता हूँ जी, पहलकदमी करनी चाहिए और आपने देखा होगा पिछले हफ्ते एक बयान आया था प्रियंका गांधी का। जी, उन्होंने बहुत ही इज़राइल की बहुत ही ज़ोर से आलोचना की थी, जो कि मैं समझता हूँ कि एक आश्चर्यजनक वाली बात थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने को ऐसी पार्टी के तौर पर देखती है जो अगली सरकार में आने वाली है और अगली जी, सरकार में आने वाली है तो आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा। तो उन्होंने आपने देखा होगा कि उस बयान में इज़राइल की आलोचना की थी, लेकिन हमास की नहीं की थी। हुँ, तो हुँ, तो इस बात की आलोचना कुछ लोगों ने की थी कि ये भारत में कि इस कांग्रेस पार्टी को एक तरफ़ा बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन इस समय जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस्ड नीति उनको अपनानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसी पोज़ीशन में है कि वो इस लड़ाई को रोक सकता है। मुझे नहीं लगता कि क्योंकि भारत की जो ताकत है वो अमेरिका जैसी या और पश्चिमी देशों जैसी नहीं है। और ट्रंप भी जो कि मोदी के दोस्त हैं, अगर वहाँ 6 महीने
बाद सरकार में आ जाते हैं और राष्ट्रपति बन जाते हैं, तब भी मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी उनको कोई बहुत प्रभावित कर सकते हैं। और वैसे भी ट्रंप तो नेतन्याहू के बहुत बड़े समर्थक हैं, तो जी उनसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मैं नहीं समझता कि किसी और को भी होगी। जी, बिल्कुल। नरेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात निश्चित है कि आने वाले दिन और आने वाले हफ्ते काफ़ी तनावपूर्ण पूरी दुनिया के लिए हो सकते हैं। या ये कहें कि दुनिया एक बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ी हुई है और क्या इस जंग को जानबूझकर डायनामाइट लगाने की कोशिश इज़राइल ने की है या नहीं की है? अगर दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें आपस में मिलकर इन दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई समझौता, कोई युद्धबंदी कर सकते हैं, तो दुनिया के लिए अच्छी बात होगी, शांति होगी। लेकिन अगर उसमें इसी तरीके से रह के अगर पलीता लगाने की कोशिश की जाएगी, तो जाहिर-सी बात है दुनिया एक बहुत बड़े खतरे की तरफ बढ़ती हुई भी दिखाई पड़ रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।